आपके बीच आने का अवसर मिला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अररिया के आपके बीच आने का अवसर मिला है। अररिया गणेश्वर नारायण गणेश जी की भूमि है और जब भी मुझे यहाँ हर बार बाबा पद्मेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला। आज भी अररिया और सुपौल का स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने
निर्णय किए जा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मेरे चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना है। साथियों, 2024 का एक चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव, और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहाँ के लोगों की बौद्धिकता, यहाँ के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा और नहीं होता। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नितिन जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के तौर पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो जब चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और उसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने
ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहें जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? साथियों, आज देश में राजनीति की 2 मुख्य धाराएं बन गई। एक धारा बीजेपी और एनडीए की, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसाकर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को
विकास के लिए तरसा करता था। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो, किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो, किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो, कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था। नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला। अब एनडीए की सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि हर लाभार्थी के दरवाजे पर पहुंचे उन्हें अपनी योजनाओं से जोड़े। पिछले 10 साल में बिहार के लोगों को 50,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखोगे? मेरे बिहार के लोग तो बहुत जागरूक है। मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जरा आप जवाब दे दो, मैं बोलूं। जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जो आंकड़ा मैं कह रहा हूं याद रखोगे? 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा दिल्ली से आप सब लोगों के खाते में भेजे गए 50,000 करोड़ रुपया। अररिया और सुपौल के किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 1,600 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई कट नहीं, कोई चोरी नहीं, सीधा किसान के खाते में मोदी ने भेजा। यहां अररिया और सुपौल दोनों जिलों में गरीबों को 3 लाख पक्के घर मिले। 3 लाख पक्के घर। साथियों, बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाना ये एनडीए की प्राथमिकता है। बहनों को उनकी सुविधा के लिए नल से जल मिला है, शौचालय मिला है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं। एनडीए सरकार की मुफ्त राशन की योजना ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त कर दी है। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बहनों बेटियों के लिए नई संजीवनी बनाई। भाई बहनों, हम लोग तो जानते हैं अपने परिवारों में, क्योंकि मैं भी तो आप ही की तरह बिल्कुल सामान्य परिवार से, गरीब परिवार में पैदा होकर आया। और इसलिए मैंने वो दुर्गत क्या होता है ना, वो चीकर क्या है, आपने भी वही देखा है। हमारे यहां परिवार में कोई मां बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी हो, लेकिन वो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती।
पता नहीं चलने देती कि उसे इतनी बड़ी मुसीबत हो रही है। क्यों? मां के मन में विचार रहता है कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मुझे बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा होगा, कि बच्चे कर्ज कर देंगे और मेरे मरने के बाद बच्चों को कर्ज में जीना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को कर्ज नहीं करने दूंगी, मैं बीमारी सहन कर लूंगी, अगर मौत जल्दी आएगा तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों पर मैं कभी भी कर्ज नहीं होने दूंगी। और हमारे देश की माताएं बहनें कितना ही ज्यादा दर्द क्यों न हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न हो, वो सहन करते हैं। तब मेरे मन में विचार आया कि फिर इस बेटे का दिल्ली में बैठने का क्या मतलब है। अगर गरीब का बेटा दिल्ली में बैठा है, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, तो हर मां मेरी मां, उसका दर्द, उसके स्वास्थ्य की चिंता दिल्ली में उसका बेटा करेगा और उसका इलाज का पूरा खर्चा ये आपका बेटे है। और अब मैं नई योजना आपके पास लेके आया हूं। किसी भी जाति बिरादरी में पैदा हुआ हो, कुछ भी कमाता हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, अब हर परिवार में बुजुर्ग होते ही होते हैं। 70 साल की उम्र के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची हमारे परिवार में होते ही हैं। और वो कमा दमा तो सकते नहीं है, और जब कमा दमा सकते नहीं और बीमारी तो आ ही जाती है उम्र में, और बीमारी आती है तो जो बच्चे कमाते हैं उन पर खर्च आ जाता है। अब बच्चों के लिए चिंता होती है कि माँ बाप की बीमारी में पैसा खर्च करो कि बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करो। और इसलिए जो 40, 50, 55 साल का बेटा जो मेहनत करके कमा रहा है उसको एक बोझ रहता है। अब आपका ये बोझ भी मोदी उठाए। 70 साल की उम्र के आपके किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। देश के संविधान ने, बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है? ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है? आप सब बिहार के मेरे भाइयों
पूरे बिहार के जर्जर में पहुंचा देना। मैं जरा बड़े दर्द और दुख के साथ, और आपकी चिंता है इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं। कर्नाटक का मॉडल क्या है? कर्नाटका में कांग्रेस ने ये जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है, जो 27% तक होता है, उसमें से चोरी करने का बहुत बड़ा खेल खेला। उसमें से काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। अब सुप्रीम कोर्ट मना करे, संविधान मना करे, तो उन्होंने एक नई चालाकी की और सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खिलाया। उन्होंने क्या किया? रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जजमेंट करके बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया। अब परिणाम क्या हुआ? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे। मेरा एक और काम करिएगा, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया